अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अभी हम इस लेक्चर में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम और किस तरह से ये फंक्शन करता है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम एक जिस तरह एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ब्लड का वैस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड की तरह ही काम करता है। ये एक रफ सी डायग्राम मैंने बना दी है। बेसिकली देखें, ये हार्ट है। हार्ट से इस तरह, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन आर्टरी जो कि बाद में आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट होती है, और कैपिलरीज़ में पूरा आप पढ़ चुके हैं सर्कुलेशन। ये आपको वैसे भी ऑब्वियसली पता होगा। जो हार्ट है वो आर्टरीज़ की मदद से जो है ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक पम्प करता है। बॉडी ऑर्गन्स तक जाते जाते ये आर्टरीज जो है वो छोटी छोटी हो जाती हैं, और आखिर तक बॉडी ऑर्गन से जो मीटिंग है इन आर्टरीज़ की वो कैपिलरीज़ के लेवल पे होती है। तो किसी भी ऑर्गन्स में ये मैंने सेल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन है, उसके जो सेल्स होते हैं, इस तरह सेल्स हैं, उन्होंने मिलकर इस तरह पूरा ऑर्गन बनाया हुआ है। और इन सेल्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, और इसमें फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसके बिल्कुल इन सेल्स के चारों तरफ इस तरह बहुत सारी कैपिलरीज जा चुकी हैं, जो है ना, स्कैटर्ड होती हैं, स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती हैं ये कैपिलरीज। इन कैपिलरीज को एक तरफ से कनेक्शन मिलता है आर्टरीज़ का, और दूसरी तरफ से कनेक्शन मिलता है वीन्स का। आर्टरीज़ की मदद से ब्लड यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैपिलरीज़ के लेवल पे, क्योंकि कैपिलरीज जो हैं वो पोरस हैं और उनमें पोर्स होते हैं, सिंगल लेयर्ड हैं। और स्लो ब्लड जो है ना, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम होता है कैपिलरीज में, और स्लो मूवमेंट होती है, स्लो स्पीड होती है बहुत ब्लड की। तो यहाँ पे जो है सिंपली फूड और ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें जो है कैपिलरीज से ब्लड के अंदर से इन सेल्स को ट्रांसफ़र होती है। वहीं पे जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस यहाँ पे आके वीन्स के थ्रू दोबारा हार्ट तक जाता है और बॉडी के रिस्पेक्टिव ऑर्गन से एलिमिनेट हो जाता है। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है। यहाँ से अगर 100% ब्लड आता है तो वापस सिर्फ 80 to 85% ब्लड जाता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। ये 15% जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का पोर्शन है, वो यहीं पे रह जाता है। लेकिन ये पोर्शन यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए, इसको वापस ब्लड का हिस्सा बन जाना चाहिए। इस 15% को वापस ब्लड का हिस्सा बनाने के लिए आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। सही। सो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको दो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले पता होनी चाहिए। एक है ऑनकोटिक प्रेशर, एक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हम ऑनकोटिक प्रेशर की बात करते हैं। याद है मैंने आपको पढ़ाया होगा पढ़ाया था कि ऑनकोटिक बेसिकली जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी होती है, ठीक है। जो खून है इंसान के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जिनका एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है। तो बाकी सबको आप वैसे छोड़ दें। एल्ब्यूमिन को आप इनकेस याद रख लें। वो प्रेशर ब्लड के अंदर, वो प्रेशर जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जो पानी है, उसको बाहर नहीं जाने देता, बल्कि उसको ब्लड की वेसल्स के अंदर ही रोक के रखता है, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑनकोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर लगाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ऑनकोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के अंदर के प्लाज्मा को लीक होने से रोकना। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है वाटर की मदद से। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाटर की वजह से लगता है। और ये प्रेशर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस लीकेज के लिए कि कैपिलरी लेवल पर जो ब्लड है उसके अंदर से प्लाज्मा निकल के टिश्यू के अंदर चला जाए। ये जिम्मेदारी होती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। और जो रोक के रखना होता है ब्लड को वेसल के अंदर ही, बाहर ना जाए, लीकेज ना हो, वो ऑनकोटिक प्रेशर का काम होता है। अब देखें आर्टीरियल साइड पे, जहाँ पे आर्टरीज होती हैं, वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। मींस जो ब्लड होता है उसका प्लाज्मा बाहर लीक करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कैपिलरीज हैं पूरी, आधा एंड इसका आर्टरीज वाला है, आधा एंड इसका वीन्स वाला है। तो जो आर्टीरियल एंड होता है कैपिलरीज का, वहाँ पे इस डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जो फ्लूइड है वो लीक करता है, और उस फ्लूइड के साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो भी इसको यहाँ पे चाहिए वो सब लीक आउट कर जाते हैं उस फ्लूइड के साथ। यहाँ पे क्योंकि देखें ऑनकोटिक प्रेशर वीन्स वाले साइड पे ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है। ये आप देख सकते हैं, मैंने एरो से मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे वो जो फ्लूइड है वो दोबारा अंदर आने लगता है, लेकिन
पूरा का पूरा फ्लूइड अंदर नहीं आ पाता, 15% रह जाता है। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे किस तरह ये वापस अपना इसका हिस्सा बनता है। यहाँ पे देखिए लीक क्या क्या चीज़ें जो हैं वो टिश्यू फ्लूइड में लीक कर जाती हैं। स्मॉल साइज़ प्रोटीन यहाँ से इन कैपिलरी से बाहर जा सकती हैं। स्मॉल साइज़ थिंग्स लाइक अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एब्जॉर्ब फूड वो जा सकता है बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स कैपिलरीज के अंदर मौजूद पोर्स से बड़ी होती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। रेड ब्लड सेल्स का साइज़ कैपिलरी के पोर्स के साइज़ से बड़ा होता है, तो रेड ब्लड सेल्स भी वेसल के अंदर रहते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी वेसल के अंदर ही रहते हैं। इनके अलावा बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो चली जाती हैं। ये मैंने एक जनरल कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है कि 85% ब्लड जो है वो वापस आ जाता है, 15% नहीं आ पाता तो वो फिर, और प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मा इज़ अ कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो 15% फ्लूइड है ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है वो ड्रेन करता है आपके ब्लड के अंदर, दोबारा ब्लड का पार्ट बनता है। तो इस तरह ये जो 15% ब्लड है ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दोबारा ब्लड का पार्ट बन जाता है। अभी मैं आपको आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ। ये डायग्राम आप देखें इसको गौर से कि इसमें क्या है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आर्टरी है, ये कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन, आप इसे कोई भी ऑर्गन मान लें, ठीक है। लेट्स से ये लिवर है, तो लिवर के अंदर इस तरह के सेल्स हैं और सेल्स के दरमियान इस तरह का फ्लूइड है, इस तरह पूरा लिवर बना हुआ है। तो लिवर के पास इस तरह आर्टरी आती है, कोई भी एक आर्टरी आती है जिसकी वजह से हार्ट से फ्रेश ब्लड आता है और वो फ्रेश ब्लड यहाँ खाना, ऑक्सीजन, पानी ये सब कुछ देता है इस टिश्यू के अंदर। इन सेल्स के बीच में ये जो लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड इन आर्टरीज से लीक कर रहा है, आर्टरीज के आगे जो कैपिलरीज हैं लीक कर रहा है। देखें ये जो ब्लड है ये इस तरह पूरा इन तमाम कैपिलरी से, जो कलरलेस आपको नज़र आ रही हैं, इन तमाम से घूम के चक्कर खा के दोबारा इस वीन से वापस हार्ट की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ब्लड आया और यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसमें 15% प्लाज्मा यहाँ पे रह चुका है। अब ये 15% प्लाज्मा इन ब्लैक वाली वेसल्स के अंदर चला जाता है। दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स। ये भी इसी तरह ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ मौजूद होती हैं और इनके अंदर ये जो ब्लड जाता है आगे जाके ये फिर दोबारा ब्लड के अंदर जो है ब्लड में शामिल होती हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे देखें ये जो छोटी छोटी ब्लैक कलर की लाइंस आप देख रहे हैं, दीज आर लिम्फेटिक कैपिलरीज, दीज आर लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि आप देख सकते हैं गौर से, लिम्फेटिक कैपिलरीज एक एंड से बिल्कुल बंद है, क्लोज है। हर एक कैपिलरी एक एंड पर क्लोज है और दूसरे एंड पर जहाँ पर ये कनेक्शन बना के एक बड़ी वेसल बनाने वाले हैं, दूसरे एंड पर ये ओपन है। लेकिन हर एक कैपिलरी अपने टर्मिनल एंड पर क्लोज है। तो क्योंकि ये एक तरह से क्लोज है इसीलिए लिम्फेटिक कैपिलरीज को ब्लाइंड वेसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये डिफरेंस है कि एक तरफ से क्लोज हैं तो इसलिए इनको ब्लाइंड वेसल्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो वेसल्स हैं ये आगे जाकर फिर बड़ी वेसल्स बनाती हैं, फिर वो और बड़ी वेसल्स बनाती हैं। तो इस तरह से जो है लिम्फेटिक ट्रंक्स बनते हैं। लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स। जिस तरह ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज एंड वीन्स, तो लिम्फ कैपिलरीज जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में आर्टरीज और वीन्स नहीं होती क्योंकि लिम्फेटिक वेसल का एक ही काम होता है, टू ड्रेन द प्लाज्मा बैक टू द ब्लड एंड नंबर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स फॉर्म लिम्फेटिक ट्रंक। जब लिम्फेटिक जिस तरह आर्टरीज और वीन्स मिलके बड़ी आर्टरीज और वीन्स बनाती हैं, जैसे एओर्टा है, तो इस तरह जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं पूरी बॉडी के हर पार्ट से जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स बना देती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स फिर दोबारा से आपस में मिलकर और बड़ी वेसल्स बनाती हैं जिन्हें ट्रंक्स कहा जाता है, ठीक है। ट्रंक्स का मतलब होता है और बड़ी लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक ट्रंक जो है वो क्या करती हैं, ओपन इन वेन्स। ये जो लिम्फेटिक ट्रंक है फिर इवेंचुअली आगे जाकर किसके साथ कनेक्शंस बनाती हैं, वेन्स के साथ। मतलब जो प्लाज्मा लीक हुआ था टिश्यूज़ के अंदर वो दोबारा वेन्स में आ जाता है और वेन्स दोबारा से ये ब्लड लेकर कहाँ पे चली जाती है, हार्ट के अंदर। हार्ट से फिर ये आर्टरीज की मदद से जाता है, फिर टिश्यू के अंदर लीक करता है, फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू आता है और इस तरह ये साइकिल कंटिन्यूसली सुबह शाम चलता रहता है एंड गिव ब्लड टू वेन्स विच इज़ ड्रॉन बाय लिम्फ कैपिलरीज। अभी हम जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखें इस तरफ से ये लिम्फेटिक, अगर ये एक लिम्फ कैपिलरी है तो इस एक तरफ से बंद है, दूसरी तरफ से ये ओपन है, आगे जाके ब्रांचिंग बनानी है। ये जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एंडोथेलियल। बिल्कुल एक ब्लड कैपिलरी की तरह की स्ट्रक्चर होता है इसका। एंडोथेलियल, स्क्वामस एंडोथेलियल सेल से ये कैपिलरी बनती है।
ये एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है, आप इस पढ़ लीजिएगा, आसान सा है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एक टिश्यू के अंदर तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है आसानी से टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो ब्लड रह गया है, जो प्लाज्मा रह गया है, वो इस प्रेशर की वजह से ख़ुद ब खुद कहाँ पर आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फेटिक कैपिलरीज का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरह बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे लिम्फेटिक ट्रंक्स मौजूद हैं। ये देखें, ये राइट लिम्फेटिक ट्रंक है जो ऊपर यहाँ पे मौजूद होता है शोल्डर के पास। लिम्फेटिक ट्रंक जो कि थोरैक्स में मौजूद होता है, इसे थोरैसिक डक्ट कहा जाता है। लिम्फ वेसल, ये एक स्मॉल है, लिम्फ वेसल है, और यहाँ पे देखें बिल्कुल स्मॉल हैं जो एक छोटे छोटे ऑर्गन्स के पास हैं, तो दीज आर लिम्फ कैपिलरीज। अब यहाँ पे एक और मैं चाहूँगा कि आपको वो डायग्राम दिखा दूँ। पहले यहाँ पे आप देखें, अगर ये डायग्राम अगर आप देखें, ये आपकी पूरी बॉडी की ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, और इसी तरह आपकी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरीज में आपको जगह जगह इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। दीज डॉट्स आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। क्या कहा जाता है इनको? लिम्फ नोड्स। एक फर्जी लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बिल्कुल एक किडनी की तरह आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन किडनी है नहीं है, ये कुछ और है। दीज आर लिम्फ नोड्स। तो हम एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसा होता है लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। बेसिकली जो लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक वेसल्स इस तरह देखें, काफ़ी सारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जगह जगह पर आपको काफ़ी सारे लिम्फ नोड नज़र आ रहे होंगे बॉडी में, अलग अलग रीजन्स पे। देखें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बॉडी के हर पार्ट में लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। सो लिम्फ नोड्स कैसे बनते हैं? बेसिकली क्या होता है, लिम्फ नोड्स एक कलेक्शन है, इस तरह का एक सर्कुलर ऑर्गन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिम्फ नोड की एक तरफ से काफ़ी सारी लिम्फेटिक वेसल्स आ रही थी, उन्होंने कंबाइन होके जो है ना, जैसे एक टूल प्लाज़ा होता है जहाँ पे जो गाड़ियाँ या कुछ होती हैं वो एक जगह से दूसरे रीजन में दाखिल होती हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स भी इस तरह एक चेक पोस्ट से गुज़र के आगे दूसरी तरफ जाती हैं। लेकिन ये वाला चेक पोस्ट ऐसे देखें, लिम्फ नोड वो पार्ट है जहाँ पे बैक साइड से काफ़ी सारी लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ से सिर्फ एक या दो लिम्फेटिक वेसल्स बाहर निकलती हैं। इसको आप इस तरह याद रख लें कि ये एक टूल प्लाज़ा है जिसके बैक साइड से 4-5 रोड आ रहे हैं, लेकिन आगे सिर्फ एक ही रोड बना हुआ है। तो ये तीनों जो है वो यहाँ पे चेक पोस्ट, चेकिंग के बाद यहाँ का पूरा प्लाज्मा, इस वेसल का, इस वेसल का, इस वेसल का पूरा प्लाज्मा सिर्फ इस एक ब्लड वेसल से जाता है। ये ब्लड वेसल इन तीनों ब्लड वेसल्स के डायमीटर से बड़ी होती है ऑब्वियसली। तो ये एक फ़ीचर है लिम्फ नोड का। इसके अलावा लिम्फ नोड में क्या चीज़ ख़ास होती है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो लिम्फ नोड जो है वो एक राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं उसको, और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में आपके पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है आपके पास मैक्रोफेजेस, और दूसरे आपके पास होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये दोनों WBCs की टाइप्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स की। मैक्रोफेजेस जो हैं, जब तक ये मैक्रोफेजेस ब्लड के अंदर होते हैं तो इन्हें मोनोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा सा, आपको WBCs में चैप्टर 14 के ब्लड के पोर्शन में आपको मिल जाएगा। जब मोनोसाइट जो है वो टिश्यूज़ के अंदर या ब्लड से बाहर किसी जगह का पार्ट बन जाते हैं तो वो थोड़ा सा साइज़ में बड़े हो जाते हैं और फेगोसाइटोसिस का फंक्शन जो है परफॉर्म करने लगते हैं। तब इन मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस का नाम दिया जाता है, विच आर फेगोसाइट इन नेचर। फेगोसाइट का मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाने वाले या फेगोसाइटोसिस करने वाले। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स हैं वो भी लिम्फ नोड के अंदर, ये लिम्फ नोड है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी WBCs की टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक आपका B लिम्फोसाइट होता है और एक T लिम्फोसाइट होता है। तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हैं B और T दोनों होती हैं, लेकिन B जो है वो भी ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स मिलकर एक बंच बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स बनाते हैं, जहाँ जगह जगह पर इस तरह ये जो है ये एक लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट समझ लें या T लिम्फोसाइट समझ लें। इसी तरह यहाँ पे जो है मैक्रोफेजेस होंगे, जिस तरह ये देख लें आप, ये एक मैक्रोफेज है। तो ये लिम्फोसाइट्स और ये मैक्रोफेजेस इस तरह एक ग्रुप बना लेते हैं। उस जो ग्रुप है उसे फॉलिकल कहा जाता है। फिर इस तरह के काफ़ी सारे फॉलिकल्स जो हैं
वो मिलकर इस लिम्फ नोड के अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज़ बना देते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स मिलकर फॉलिकल्स बनाते हैं। फॉलिकल्स बहुत सारे फॉलिकल्स मिलकर एक टिश्यू का स्ट्रक्चर बना देते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, जिसे लिम्फॉइड टिश्यू कहा जाता है। सो बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे आउटर एक लिम्फ नोड के पास कैप्सूल होता है, जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, फाइबर का बना हुआ है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। उसके इनसाइड की तरफ इसके पास लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है। सो ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ बेसिकली किससे बना होता है? मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट से। और लिम्फ नोड के एक तरफ से 3, 4, 5, 6 या इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख लें कि ज़्यादा ब्लड वेसल के लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं और दूसरी तरफ से 1 या 2, ज़्यादातर एक ही लिम्फेटिक वेसल्स बाहर जाती हैं। यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यूज़ का फंक्शन कैसे होता है? लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैव WBCs, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, B cells एंड T cells दोनों होते हैं। Many lymphatic vessels entered in lymph node when it gone away its exist as only one। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लिम्फ नोड वर्क कैसे करता है और क्या क्या वर्किंग करता है। मैंने इसको चेक पोस्ट इसीलिए कहा क्योंकि इसका फंक्शन भी एक चेकिंग पॉइंट की तरह ही है। ये जो लिम्फ टिश्यू से आ रहा है ब्लड में शामिल होने के लिए, उसको चेक आउट कर रहा होता है कि उसमें कोई पैथोजन तो नहीं है, उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए मगर मौजूद है वहाँ पर, ताकि उसका सफाई कर दिया जाए, उसको चेक करके उसको क्लीन कर दिया जाए। ये एक बेसिक फंक्शन होता है लिम्फ नोड्स का। वहाँ पे क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक पेन का या एक क्लीनर का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, और इम्यूनिटी भी, हिफाजत भी प्रोवाइड करता है इस तरह की चेकिंग की मदद से। वहाँ पे मैक्रोफेजेस हैं, वो जो है खा सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस की मदद से। और लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, तो जो B cells हैं, B लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ बना सकती हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो जब अगर एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं। सो ये एक बेसिक फंक्शन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के? जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका सबसे बेसिक फंक्शन तो यही है कि जो लिम्फ टिश्यूज़ के अंदर बच जाता है, जो कलरलेस फ्लूइड, जो प्लाज्मा बच जाता है सर्कुलेशन के दौरान, उसको दोबारा ब्लड का हिस्सा बनाना है, मीन्स ड्रेनेज ऑफ लिम्फ। उस कलरलेस फ्लूइड, उस प्लाज्मा का नाम है जो टिश्यू के अंदर रह जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज जो है वो पहरा दे रहे हैं या बॉडी को पैथोजन से महफूज रख रहे हैं। सो मस्ट बी दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा ये फंक्शन आपने चैप्टर 12 न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब एब्जॉर्प्शन होती है तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा विच इज़ कॉल्ड एज लैक्टील्स। लैक्टील्स बेसिकली क्या होते हैं? इस तरह स्टमक है, उसके बाद इस तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, इलियम जिसे कहा जाता है, उस इलियम के अंदर, जैसे अगर आप इलियम फॉर एग्जांपल दिस ऑल इज़ इलियम, तो इलियम के अंदर इस तरह छोटी छोटी जगहों पर इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं, दूर दूर सेल्स होते हैं पैचेस की सूरत में, दाग धब्बों की सूरत में। इन्हें पेयर्स पैचेस कहा जाता है। और इन पेयर पैचेस के अंदर ये जो सेल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली लिम्फेटिक्स। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल्स का पार्ट है। इन लिम्फेटिक वेसल्स के पार्ट को लैक्टील्स कहा जाता है, जो पेयर पैचेस बनाते हैं मिलकर। सो दीज लैक्टील्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। इलियम के अंदर बाकी सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर, लेकिन जो फैट है वो पहले लैक्टील्स के अंदर आता है, लैक्टील्स के अंदर से ये फिर जाता है ब्लड में। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। इसके अलावा अच्छा जी, लिम्फेटिक सिस्टम में आपने जो लिम्फ नोड है वो तो पढ़ लिया है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो है बहुत सारे ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। उसमें लिम्फ नोड्स जो हैं वो एक हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट समझे जाते हैं। उसमें एक पार्ट है आपका एडिनॉइड्स हैं। एडिनॉइड्स छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो कि नोज़ के बैक साइड पे होते हैं। ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जिस तरह की लिम्फ नोड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत आम सी चीज़ है, जो कि ओरल कैविटी के बैक साइड पे होते हैं। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट्स हैं। और एक और ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है,
थाइमस ग्लैंड बेसिकली थाइमस ग्लैंड समझा जाता है कि यहाँ पे जो बोन मैरो के अंदर WBCs बनता है, स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, उनकी प्रोडक्शन जो है बोन मैरो में होती है, लेकिन जो मैचुरेशन है वो थाइमस में आके होती है। थाइमस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। बैक साइड ऑफ स्टर्नम के अंदर, स्टर्नम इज़ द चेस्ट बोन, ठीक है, छाती के सामने जो बड़ी बोन होती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम के पीछे बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जिसे थाइमस कहा जाता है। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर स्टमक के लैटरल साइड पे एक ऑर्गन होता है जिसे तिल्ली या स्प्लीन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। पेयर पैचेज में आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अपेंडिक्स भी आपने सुना होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट समझा जाता है। बोन मैरो जो है वो भी इम्यूनिटी के अंदर काम कर रहा है। सो बोन मैरो का जो बोन्स हैं, जो बोन मैरो है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट समझा जाता है। इनको लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कुछ को इसलिए समझा जाता है, वो डायरेक्टली ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक फंक्शन है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये मैंने डायग्रामेटिकली लिख दिया है यहाँ पे कि किस तरह से कहाँ पे लिम्फेटिक ऑर्गन्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर। अब एक छोटा सा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एज एडीमा। एडीमा क्या होता है? जब कभी भी जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वो टिश्यू के अंदर जमा हो जाए, ड्रेनेज सही से ना हो, जो फ्लूइड है वो टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, जमा होने लग जाए, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो फूलने लग जाए, आपको बाहर से ऐसे लगने लगे कि जैसे आपके ऑर्गन्स के अंदर, जैसे आपकी हाथ पाँव के अंदर, टांगों के अंदर पानी भर गया है। तो इस तरह के फीलिंग को, इस तरह के सिचुएशंस को एडीमा कहा जाता है। व्हेनेवर टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इंस्टेड ऑफ ड्रेनेज इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, टिश्यू स्वेल्स अप, जो टिश्यूज़ हैं वो सूज जाते हैं। दिस स्वेलिंग अप ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड एडीमा। अब एडीमा जो है, वहाँ पे पानी क्यों रुका किसी भी टिश्यूज़ के अंदर? लेट्स से हम जो है लोअर लिम्स की, हम टांगों की एग्जांपल, पाँव की एग्जांपल ले लेते हैं कि पाँव जो है वो सूज जाते हैं। तो ये एडीमा होता क्यों है? इसके कुछ रीज़न्स हैं। बेसिक 2 रीज़न्स इसके ये हैं कि या तो जो लीकेज है, ब्लड कैपिलरी से जो लीकेज है वो बहुत ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, मे बी। और एक और मसला ये हो सकता है कि ड्रेनेज जो है वो सही से नहीं हो रही है, तो ड्रेनेज से ज़्यादा लीकेज हो रही है, तो इसीलिए भी ब्लड जो है, जो प्लाज्मा है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इन रीजंस को हम जस्टिफाई करते हैं किस तरह से? जो लीकेज है, इंक्रीज लीकेज ऑफ फ्लूइड्स किसकी वजह से हो सकता है? बीपी की वजह से हो सकता है। ऑनकोटिक प्रेशर, मैंने आपको कहा था, वो प्रेशर है जो प्लाज्मा को ब्लड के वेसल के अंदर रहने देता है, रखता है, बाहर नहीं जाने देता। तो अगर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये प्रेशर अब मज़ीद प्लाज्मा को ब्लड के अंदर नहीं रख पाएगा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसके ऊपर गलबा पा लेगा और ये जो फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा और एडीमा हो जाएगा। इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर की वजह से भी हो सकता है एडीमा। क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जिनकी वजह से ये ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है, किडनी फेलियर के अंदर वो यूरिन की मदद से या फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ज़ाया हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। हार्ट फेलियर की वजह से, क्योंकि पंपिंग एक्टिविटी ही एबनॉर्मल हो जाएगी, तो ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, कैपिलरी से वापस वीन्स के थ्रू ब्लड आएगा ही नहीं। बर्न्स, जल जाता है, स्किन जल जाती है। स्किन जलने से क्यों होता है एडीमा? क्योंकि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं स्किन के अंदर वो हाई हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज पे मसला होता है, लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो ड्रेनेज है, डिक्रीज ड्रेनेज की मेन वजह ब्लॉकेज हो सकती है कि लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर कोई ब्लॉक आ गया है, जिसकी वजह से लिम्फ आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहा। अब हम इन दोनों रीजंस की एग्जांपल्स के तौर पे जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं कि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ कैसे होता है और कहाँ पे होता है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम एक डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्वाशियोर्कन नाम की एक डिसीज़ है जो मेल न्यूट्रिशन समझी जाती है, जिसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट को। प्रोटीन, अब उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी कम हो जाएगा, तो जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम होगा, वहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से इवेंचुअली क्या हो जाएगा? एडीमा। तो इसीलिए क्वाशियोर्कर के पेशेंट जब आप देखते हो तो उनका पेट और उनके जो एब्डोमिनल एरियाज़ हैं वो बिल्कुल सूजे होते हैं, पानी भरा हुआ होता है उनमें, वो इसी वजह से क्योंकि उनको ये सारे मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा
ये एक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह से हो सकती है। आपने चैप्टर 10 के अंदर नीमाटोड्स के अंदर एक छोटी सी डिजीज़ लिखी हुई है वहाँ पे, एलिफेंटियासिस, जिसमें पेशेंट का जो बॉडी का एक पार्ट है, एक तरफ है, वो बिल्कुल इस तरह सूज जाता है जैसे किसी एक पाँव इतना सूज जाता है जैसे किसी हाथी का पाँव हो, तो इसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, जो कि नीमाटोड्स की वजह से होता है ये मसला। नीमाटोड्स बेसिकली क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज पे मसला होता है, और जो प्लाज्मा है, जो लिम्फ है, वो टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, और जो वो लिम्फ जो बॉडी ऑर्गन है वो इतना सूज जाता है, इतना स्वेल हो जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा ऑर्गन हो, जैसे किसी एलिफेंट का पाँव हो। तो इसी वजह से इनके ये जो नीमाटोड जो डिजीज़ करवाते हैं उनको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। सो ये भी एडीमा का ही एक एस्पेक्ट है। सो यहाँ तक आपका एडीमा भी ख़त्म होता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी ख़त्म होता है। होप सो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी समझ आ जाए तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू सो मच।